नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। और आज के दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज का जो स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो चैप्टर रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने परिवार को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काला जार का संचार किससे होता है? काली मक्खी से, बालू मक्खी से, सेठसी से या चिंचड़ी से होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे मित्र। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं अपना फीडबैक करेंगे। काला जार का संचार किससे होता है दोस्तों? तो काला जार का जो संचार आपके बालू मक्खी से होता है। आप लोग बोलेंगे सर ये बालू मक्खी क्या है? देखिए दोस्तों, काला जार का परजीवी, बालू मक्खी क्या है? एक परजीवी होता है। जो काला जार परजीवी के कारण फैलता है। किस परजीवी के कारण? बालू मक्खी के परजीवी के कारण। और इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी अपने जीवन का ज्यादातर समय मनुष्यों के शरीर में रहकर बिताता है। बालू मक्खी कम रोशनी वाली और नम जगहों जैसे कि मिट्टी की दीवारों की दरारें, चूहों के बिलों तथा नम मिट्टी में रहती है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? जो चेचक रोग होता है उसके लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या लुई पाश्चर? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो लुई पाश्चर की हमने कल की क्लास में बात किया था, पिछली क्लास में। और आज की क्लास में चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो एडवर्ड जेनर ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन दोस्तों? एडवर्ड जेनर। और विश्व में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसके वजह से बनती है? आप लोग देखते होंगे जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह किसके वजह से बनती है दोस्तों? कैल्शियम एसीटेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, सोडियम एसीटेट की वजह से या सोडियम बेंजोएट की वजह से? सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। जायसवाल सर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो पथरी जो है, मानव के गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अभी सूची वाला प्रश्न है। 1-2 से आपको पता है सूची से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड दे दी जाएगी। इन्वायरमेंट में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट सेकंड को हमें मिलान करना है कि प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, इनके प्रमुख जो रोग है किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। आपके नीचे कूट भाषा भी दिया गया है। नीचे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए जो प्लेग होता है, प्लेग एक क्या है? आपका जीवाणु है। प्लेग क्या है? आपका एक जीवाणु है। और एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु है। एड्स क्या है दोस्तों? एड्स एक आपका विषाणु है। और गंजापन किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हो सकता है ये 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, प्लेग क्या है? एक जीवाणु है। एड्स एक विषाणु है। गंजापन कवक के कारण, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। तो चारों ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये दिया है 4, 3, 2, 1। तो डी ऑप्शन जो है कूट हमारा सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय
प्रांगण की सफाई करना, वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो जो प्रतिदिन स्नान करना, व्यक्तिगत मतलब स्वयं अपना, ठीक है। तो प्रतिदिन स्नान करना क्या कहलाया जाएगा? व्यक्तिगत, या आप अपनी स्वच्छता बना रहे हैं। स्नान करेंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या हो जाएगा? प्रतिदिन स्नान करना। देखिए, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, यह क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिगत नहीं कहलाएगा। विद्यालय सभी के लिए होता है। वृक्षारोपण करना है पूरे, ठीक है, पूरे विश्व के लिए है। तो व्यक्तिगत क्या हो जाएगा? प्रतिदिन स्नान करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीधा संभावित प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त, 19 नवंबर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों 19 नवंबर को, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बहुत बार है दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। आँखों की सफाई के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए, काजल का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पानी का करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे सभी प्यारे मित्र। तो आँखों की सफाई किसके लिए प्रयोग करना चाहिए, या आँखों की सफाई के लिए क्या, कौन सा पानी या कौन सा जल प्रयोग करेंगे, या किसका प्रयोग करेंगे? तो दो आपका गुनगुना पानी होता है, यानी कि गर्म पानी। गुनगुना पानी थोड़ा सा होता है, उसको आँख में डालना है, और आँख को क्या, पीछे साइड सिर नहीं करना है, सिर स्थिर करना है, यहाँ वहाँ थोड़ा पुतलियों घुमाना है, साफ हो जाएगी। तो हल्का कुनकुन पानी, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या होता है? आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, या आसपास की स्वच्छता? तो देखिए, आँख, नाक, त्वचा, ये हमारी क्या कहलाएंगी? ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता कहला जाएगी। ये किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? व्यक्तिगत स्वच्छता की श्रेणी में आएगा। लेकिन प्रश्न यह सामाजिक स्वच्छता की बात कर रहा है, अर्थात हमारा जो आसपास की स्वच्छता ही क्या हो जाएगा? सामाजिक, क्योंकि आसपास का जो परिवार होता है वह समाज बनता है, और आसपास की जो स्वच्छता वह सामाजिक स्वच्छता कहलाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, आपका अपना परिवार है दोस्तों। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलम, ग्लोबिन, कैसीन। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और अंत में बताना भी है दोस्तों 25 में से कितना स्कोर है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लासेज हम कर चुके हैं, और ये कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। जो हमने ठाना है, टारगेट है 30 ऑफ 30 में से, वो बिल्कुल लक्ष्य 101% प्योर एंड श्योर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, बहुत से लोगों का कमेंट आ चुका है, कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, क्या लिख गया भैया, क्या लिख गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या लिख गया है? आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कुछ शब्द लिखे गए हैं, 3 वर्ण लिखे गए हैं, शब्द बन गया, अर्थात केसीन हो जाएगा। कि दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है, केसीन नामक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, कि निम्नलिखित में से विटामिन पानी में घुलनशील है। ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पानी में घुलनशील हो। देखिए, 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, एक आपका पानी में घुलनशील, एक पूछा जाता है वसा में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं। पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? एडक होता है, अर्थात ADEK, एडक। एडक जो होता है, यह विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है, कि नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा तो भैया प्रोटीन और कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया अल्प मात्रा। अल्प मात्रा का मतलब होता है अफ्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफ्यू, यानी बहुत कम, बहुत कम, अफ्यू, अल्प मात्रा में। तो दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होगा? तो विटामिन सी दोस्तों बहुत अल्प मात्रा में होता है, और बाकी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होगा? अवशोषण मतलब क्या होता है? हम भोजन ले रहे हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है, यानी कि खींच उसको रहे हैं। चुंबक जो होता है ना, जो, ठीक है, जो लौह जहां लोहे छोटे को पाता खींच लेता है, लोहा चुंबक को पाएगा खींच लेगा, अर्थात अवशोषण कर लेता है। तो विटामिन जो होता है, कौन सा विटामिन कैल्शियम अवशोषण करता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि वो आपका विटामिन डी है, जो कैल्शियम को अवशोषण करता है। विटामिन डी दोस्तों ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, और विटामिन डी का पर्याप्त सेवन कैल्शियम अवशोषण को बेहतर बनाने के साथ साथ हड्डियों की क्षति कम करता है, यानी कि उसकी रक्षा करता है, और फ्रैक्चर का खतरा भी कम रहता है, और आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है, रोग होने से भी रोकता है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक भी अगर टेलीग्राम हमारे ग्रुप या चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक भी मिल जाएगा, सर्च भी कर दीजिएगा अपने परिवार को, यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर को। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, जायसवाल सर से डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट चैट करने के लिए अपने परिवार को फॉलो जरूर करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहां पे अपने जो भी ओपिनियन हो, जो आपका क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली मैसेज चैट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक भी मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को उत्तर देखिए, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत होती हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स की, खनिज की या विटामिन की? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जो दालें होती हैं वो निम्नलिखित किसकी प्रचुर स्रोत होती हैं? सभी लोग जानते हैं। अगर दोस्तों सोयाबीन के बाद अगर प्रोटीन का नाम आता है, सोयाबीन का अगर बाद प्रोटीन का नाम आता है, वह दालें ही कहलाती हैं। तो सभी लोग बी ऑप्शन करेंगे। सोयाबीन में दोस्तों, सोयाबीन के जो दाने होते हैं वो 40 से 45% तक प्रोटीन की मात्रा उसमें होती है। और अगर दालों में बात करें तो 20, 22 या लगभग 25, यानी 20 से लगभग 25 के आसपास प्रोटीन की मात्रा इसमें दालों में होती है। तो दालें भी प्रचुर क्या स्रोत किसकी है? प्रोटीन्स की स्रोत हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? थायमीन, आपका राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं कंसेप्ट की क्लास में ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, चलिए सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर पहला ऑप्शन जो दिया गया है थायमीन की बात करें, तो थायमीन का किसका यह रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगर हम राइबोफ्लोविन की बात करें तो विटामिन B1 थायमीन होता है, तो विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। अगर हम रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल किसका है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करें। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। और यही तो प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ओ को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए का रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके तैयार हो जाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हीपेटाइटिस, क्षय रोग। डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या चूज करना है? और चूज कीजिए, सिलेक्शन पाइए, क्योंकि 1 नंबर कन्फर्म है दोस्तों यहाँ पर। डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के कारण होता है, या डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के कारण होता है, सॉरी किस बीमारी के लिए किया जाता है, सॉरी। तो यह आपको देखिए क्षय रोग के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? एक इबोला शब्द है, यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, या कोई भी विकल्प नहीं। तो इबोला शब्द दोस्तों किससे आप समझते हैं? ये EVS से कनेक्ट करता है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, NCERT वेस्ट पैटर्न पर है। तो इबोला शब्द दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप आया था, जिसका नाम इबोला रखा गया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए, दोस्तों सॉरी, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? दोस्तों अगर बाई चांस, जिसे बोलते हैं बाई चांस, यानी अगर कचरा
पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। आपके पीने के पानी में अगर कचरा मिल जाता है तो कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो टाइफाइड बीमारी होने की संभावना होती है। अर्थात कचरा युक्त पानी पीने का मतलब टाइफाइड पैदा करना, टाइफाइड बीमारी को बुलावा देना, निमंत्रण देना। तो आपका बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? आपके ठीक है, गलफड़े, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, यह होता है टिटनेस की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। तो BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? तो यह दोस्तों क्षय रोग के संरक्षण के लिए होता है। जो BCG का टीका होता है यह क्षय रोग के संरक्षण के लिए होता है कि क्षय रोग न हो पाए। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मक्खियों के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण या तिलचट्टे के कारण? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मस्तिष्क ज्वर नामक दोस्तों रोग किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर नामक जो रोग होता है आपके वायरस के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? वायरस के कारण होता है। और अगला प्रश्न यह है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे कि आपके रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, नया नाम आया है। अगर इसी का मैं दूसरा नाम दे दूं तो फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, मक्खियां, या हम इसको ये दाद के नाम से भी जानते हैं। दाद, खाद, खुजली जो होती है, जो दाद होती है वही दाद है, इसको रिंगवर्म बोलते हैं। जी हाँ, दाद और रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो अब आप बता देंगे कि दोस्तों यह कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है? आप देखे होंगे खुजली जो होती है, दाद होती है, किसके कारण होती है? ये कवक के कारण होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दाद फंगल में संक्रमण के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? दाद में जो फंगल होते हैं वह क्या है? संक्रमण के कारण होता है। और यह फफूंदी जैसा परजीवी बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पनपता है। यह बड़ी ही आसानी से तथा कई तरीकों से फैल सकता है। अगर किसी जानवर को दाद हुआ हो और उस जानवर को स्पर्श करने पर भी दाद का संक्रमण मनुष्य के शरीर पर फैल जाता है, तो यह किस रूप में फैलता है? यह क्या कहलाता है? यह किस कारण की बीमारी? यह कवक कहलाती है। रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, आप सभी प्यारे मित्र देख पा रहे हैं कि प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? यानी कि पानी प्रदूषण हो उसके द्वारा रोग नहीं होगा। हैजा, टाइफाइड, दमा या दस्त की बात करेंगे। आपको ओपिनियन सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हैजा, टाइफाइड, दस्त, ये तीनों क्या है? रोग पानी के प्रदूषण के कारण होते हैं। लेकिन ऐसा एक जो रोग है दोस्तों दमा, दमा यह पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का फीडबैक देने के लिए, कमेंट करने के लिए और अपने परिवार को शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली शिक्षकों का परिवार है। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। और इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग सभी लोग कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, घेंघा या विकास का रुकना? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल आसान क्वेश्चन है यह कि आयोडीन की कमी के कारण बच्चा जानता है भैया, घेंघा रोग की बात करेंगे। अगर प्रश्न आ गया दोस्तों आपके एग्जाम में कि प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण क्या होते हैं? पेचिस, मलेरिया, चेचक, हर्पिस। तो प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के जो कारण होता है वह दोस्तों कोई और नहीं, आपका मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी कारण होता है तो मलेरिया का परजीवी कारण। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति में HIV एड्स निम्नलिखित के माध्यम से फैलता है। किस माध्यम से फैलता है? यानी जिसके पास HIV एड्स जो रोग होता है वह पॉजिटिव है तो वह किस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक फैला सकता है या पहुंचा सकता है, अपना रोग शेयर कर सकता है? थूक और लार के द्वारा, पसीने के द्वारा, वस्त्र के द्वारा या सिरिंज के द्वारा? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के HIV एड्स जो रोग होता है दोस्तों वह अगर आप उसके इंजेक्शन लगाए हैं, उसको सिरिंज लगी है, वही सिरिंज किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दी जाती है तो जो एड्स या HIV होता है
व्यक्ति से संक्रमित है तो वह सिरिंज के माध्यम से क्या है दूसरे व्यक्ति पर फैल सकता है, इसलिए सिरिंज को दूसरी, ठीक है, यूज एंड थ्रो किया जाता है, एक बार ओनली यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग पहले देखते होंगे कि एक ही सिरिंज को जो आपकी रहती थी, ठीक, उसमें डॉक्टर क्या करते थे हमारे गांव में, ठीक है, गर्म पानी मंगाते थे। अगर कुछ भी बच्चा कोई बीमार हुआ कोई, तो वहाँ पे बोलते थे गर्म पानी ले आओ, गर्म पानी में फिर वो इंजेक्शन लगाते, उसको थोड़ा सा, ठीक है, गर्म करते रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इसलिए आपका जो नया जो आया है कि यूज एंड थ्रो, एक बार एक व्यक्ति को एक ही बार आपका सिरिंज यूज किया जाएगा। इसका कारण रीजन यही है दोस्तों। और ये है आपका मॉक क्वेश्चन कि मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है, एनोफ्लिज, एडीज, आपका क्यूलेक्स या उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और दोस्तों ये क्लास आपका जो, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता का कंसेप्ट कैसा लगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और नीचे जो कमेंट बॉक्स है अपना स्कोर कमेंट के साथ साथ दोस्तों जो अगली क्लास आएगी, इसका जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो आएगा स्वास्थ्य, ठीक है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन तीनों के चैप्टर से जो अभी तक आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कलेक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसी आपको तैयारी करना है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। तो जल्दी आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा मैथ्स की क्लास, उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। 9 PM में आपका मैथ की क्लास आएगी, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेक्शन पूरी तैयारी चल रही है। आउट ऑफ 150 में से दोस्तों हमें क्या है 125 प्लस लाना है, और यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।